कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम अपने क्लास 9th का बचा हुए चैप्टर का लास्ट पार्ट है हमारा ये। तो आई होप आप लोग इस पार्ट को कंटिन्यू करने से हमारे हमारे इस चैप्टर के लास्ट दो पार्ट्स देखकर आए होगे। तो आए चलो अब बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर और उनकी क्लासिफिकेशंस, लेटेंट हीट और मतलब उनको मतलब एकदम डिटेल में क्या किया था हमने, एक्सप्लेन किया था किसको, फेज ट्रांसफॉर्मेशन को। और अब हम क्या लेटेंट हीट के बारे में ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ये है टेम्परेचर और एनर्जी का ग्राफ। ये ग्राफ अगर आप लोगों को समझ में आ गया, आपको लेटेंट हीट का पूरा टॉपिक समझ में आ गया, कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हो। अब देखो कि अब क्या है कि देखो भाई, ये हमने एक वाई एक्सेस पे क्या लिया, टेम्परेचर, और एक्स एक्सेस पे क्या लिया हमने, एनर्जी। तो अब देखो आगे क्या होगा कि अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मान लो यहाँ पे जीरो पे क्या था, सॉलिड था, और जो भी हमारा सब्सटेंस था वो क्या था, जीरो पे सॉलिड था। तो अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो क्या इधर तक पहुंचा टेम्परेचर, और यहाँ पे जाने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया, रुक गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या हो गया, टेम्परेचर हमारा रुक गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो क्या हुआ, मेल्ट हुआ। यानी उस दौरान क्या था, टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। और उसके बाद जब वो पूरा मेल्ट हो गया तो यहां से फिर दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और फिर वो यहाँ पे आके फिर रुक गया। फिर यहाँ पे क्या इतने दौरान में क्या हुआ, वो लिक्विड का क्या हो गया, वही मतलब लिक्विड क्या हो गया, कन्वर्ट होने मतलब लिक्विड बनने लग गया, किसमें, वो वेपर, मतलब लिक्विड वेपर में आने लग गया। तो अब इधर से क्या हो गया हमारा, इधर से हमारा वेपराइजेशन शुरू हो गया। यहाँ पे फिर दोबारा क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया जब तक वो वेपर नहीं बन गया, और वेपर बनने के बाद क्या हो गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या पहले मतलब क्या कि टेम्परेचर तब तक ही बढ़ा जब तक वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे उसे मेल्ट करना स्टार्ट नहीं करता। जब सॉलिड मेल्ट होने लग गया तो वो लिक्विड में आ गया, और वहां पे फिर दोबारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। आई होप ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो दोनों बार ये मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, ये मतलब थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई है। तो ये जो दोनों बार जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, इसका रीजन मैं बता चुका हूं, लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट क्या होता है कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के काम आती है। अभी मैं थोड़ी सी थ्योरी भी लिखवाने वाला हूं, तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले इस ग्राफ को छापो, जल्दी से इस ग्राफ को नोट करो, फटाफट जल्दी नोट करो जल्दी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है कि अब मैंने जो थ्योरी बोली थी वो है, तो यहाँ पे तुम्हें और अच्छे से लेटेंट हीट के बारे में समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हीट सप्लाइड टू सब्सटेंस, यानी कि जो हीट होती है वो सप्लाई की जाती है उस सब्सटेंस को, डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, और वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि इट इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी कि वो उस मतलब उस सब्सटेंस के इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि इंटरमोलिकुलर मैंने बताया था, इंटरमोलिकुलर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोला जाता है। तो यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है उसे तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज एसेंशियल फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, तभी तो फेज ट्रांसफर होगा। भाई पार्टिकल्स जब तक चिपके रहेंगे तब तक वो अपना स्टेट कैसे चेंज करेंगे मैटर का। तो सिंस थर्मोमीटर कांट शो दिस हीट, तो इसीलिए थर्मामीटर जो होता है वो इस हीट को शो नहीं कर पाता। तो इसीलिए उस हीट को क्या बोला जाता है, हिडन हीट। क्योंकि हिडन का मतलब क्या होता है, छुपी हुई हीट। हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट, उस हीट को क्या बोला जाता है, हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। आई होप आप लोगों को लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हो गया ना? चलो छापो जल्दी 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 नोट करो फटाफट, इतना टाइम नहीं लगाने का, जल्दी नोट करो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो अब देखो क्या है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि दोनों चीज सेम है, कोई चीज मेल्ट हो रही है मतलब वो बॉइल हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो क्या है दोनों में के बीच का डिफरेंस। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब क्या कि सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग बोला जाता है। किस पर, ऑन हीटिंग एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ऑन हीटिंग एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब क्या कि हीट होने पे किस पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है अभी बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं किसका, बॉइलिंग का। तो ये क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये भी सेम चीज कह रहा है। ये क्या कह रहा है, मतलब
लगभग सेम ही है। तो ये क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, ये था सॉलिड टू लिक्विड, वो था लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग, यानी कि क्या हीटिंग पे, किस पे, इसकी भी लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑन हीटिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके भी बॉइलिंग पॉइंट को समझाएंगे नीचे। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। देखो भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, यानी कि क्या उस टेम्परेचर पे जिस पे जो कोई भी सॉलिड है जो भी तुम्हें गिवन है, वो सॉलिड क्या करता है, स्टार्ट करना शुरू करता है, क्या मेल्टिंग, मेल्ट होना स्टार्ट करता है, तो इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उस पॉइंट को उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, समझ गए। तो जहां पे वो सॉलिड क्या है, किसमें लिक्विड में कन्वर्ट मेल्ट होना स्टार्ट करता है, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, समझ गए। मैं उस सब्सटेंस का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो मतलब हर एक सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, मतलब आइस है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, और जो आयरन है, आयरन को मेल्ट करना इजी थोड़ी है, तो उसके लिए हैवी टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उसके लिए अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दोनों के, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, तो इस पे जोर दे रहा हूं मैं उसका, समझ गए। तो आगे देखो अब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर एट विच गिवन लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या कि कोई भी गिवन लिक्विड है, वो जिस टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट करता है, उसे उस पॉइंट को उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, समझ रहे हो। इसमें भी वही चीज बोल रहा हूं मैं कि उस सब्सटेंस का, क्यों, क्योंकि हर एक चीज का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये चीज समझ में आ गई, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। फटाफट छापो जल्दी से, फर्स्ट नोट डाउन, फटाफट जल्दी छापो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, अब तो आगे हम देखने वाले हैं क्या डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन लोग कहते होंगे ये भी सेम ही होते हैं, नहीं ये सेम नहीं होते, दोनों में डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्या है वो अब हम जानेंगे। तो ये है हमारा किसका, बॉइलिंग का डायग्राम, और ये है हमारा इवेपोरेशन का डायग्राम। तो अब देखो हम पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये डायग्राम तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे हमने किसकी, बॉइलिंग की, कि ये कौन सा फिनोमेना है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने का एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए, सिंपल पहली पॉइंट समझ में आ गया बॉइलिंग का। अब देखो द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर, इसमें था एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस चीज, ये चीज मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा अपन उस सब्सटेंस के, लेकिन ये एट एनी टेम्परेचर, ये मेन डिफरेंस है इसमें। एट एनी बॉइलिंग पॉइंट और वो सॉरी एट बॉइलिंग पॉइंट, और ये एट एनी टेम्परेचर, समझ गए दोनों के बीच का डिफरेंस। ये उसमें किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, मतलब देखो पानी है, अब उसे गर्म करना होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होना स्टार्ट होता है, लेकिन जो इवेपोरेट होना होता है अगर पानी को, तो वो नॉर्मल अगर हम धूप में के नीचे रख दे तो तुम कुछ दिनों बाद देखोगे कि वो पानी खत्म हो जाता है, मतलब कम पानी रखें तो खत्म हो जाता है। मतलब ड्रम में से भी, ड्रम वगैरह मतलब कुछ बड़ा चीज रखोगे तो उसमें से भी मतलब हो जाता है, लेकिन थोड़ा होता है तो वो तुम्हें पता नहीं चलता। अब आगे देखो, इट इज ए बल्क फेनोमेना। इट इज ए बल्क फेनोमेना का मतलब क्या, कि जब पानी गर्म होगा तो ऐसा थोड़ी है कि मुट्ठी भर मॉलिक्यूल्स पहले वो हो गए और बाकी के बचे हुए थोड़े देर बाद, मतलब ऐसा थोड़ी है, मतलब पूरा बल्क में होता है, यानी एक साथ पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो क्या होता है, एक साथ बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये है क्या है, इट इज ए सरफेस फेनोमेना। मतलब क्या कि इसमें सिर्फ सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तीनों मान लो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स थे, तो ये क्या है, सरफेस, पहले सरफेस का जो मॉलिक्यूल होगा वो गर्म होगा, वो इवेपोरेट होगा और तब जाएगा वो हवा में, ये तब वो वेपर बनेगा। तो इट इज ए विगरस प्रोसेस, मतलब क्या कि एकदम सुपर एनर्जेटिक, मतलब पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे हैं सब तरफ से, मतलब हाई एनर्जी वाला क्या है ये इसमें मतलब क्या है, हाई एनर्जी, मतलब एनर्जी का मतलब सुपर, मतलब एनर्जी, पार्टिकल्स को क्या मिल जाती है, एनर्जी बहुत मिल जाती है, बहुत ज्यादा, किसमें, बॉइलिंग में। और इवेपोरेशन में क्या है, इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, शांति से होने वाला प्रोसेस, काई बात की दिक्कत, एकदम मस्त मजे में होता है ये प्रोसेस, एकदम बहुत शांति से होता हुआ जाता है ये प्रोसेस। अब क्या देखो कि बॉइलिंग डजंट कॉज कूलिंग, मेन डिफरेंस, बॉइलिंग क्या करता है, कूलिंग क्या है, कॉज नहीं करता, मतलब बॉइलिंग जो होता है वो कूलिंग नहीं करता, लेकिन इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है ये हम आगे जानेंगे अभी, तो सब्र करें, इसके लिए थोड़ा वेट करें, तो पता चल रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अचानक से पूरा पानी बॉईल होता है और एक साथ क्या होते हैं, बल्क में क्या होता है, वाटर वेपर बनता है, लेकिन इवेपोरेशन में क्या है, एक दो मॉलिक्यूल्स गर्म हुए, मतलब टॉप लेयर मॉलिक्यूल्स की गर्म हुई, फिर धीरे धीरे वो इवेपोरेट हुए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर, मतलब ऐसे, मतलब आहिस्ते आहिस्ते करके इवेपोरेशन में होता है। लेकिन जो ये होता है ये क्या होता है, बल्क में होता है, बल्क फिनोमेना है ये, इसलिए छापो जल्दी जल्दी छापो, फटाफट छापो, पॉज करो और वीडियो को छापो। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन बेसिकली इज व्हाट,
स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि फैक्टर, जिन फैक्टर्स पे क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि क्या स्पीड ऑफ इवेपोरेशन क्या करती है, डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। अब देखो, मान लो कि तुमने एक बाउल में पानी लिया, उसे कहाँ रखा, छत पे रखा अपनी, तो छत पे अब देखो, अब टेम्परेचर, मान लो किसी दिन सूरज नहीं निकला तो उस दिन ज्यादा इवेपोरेशन होगा, या जिस दिन कड़क धूप निकली है एकदम तो उस दिन ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, यानी उस दिन मतलब इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो बेसिकली जिस दिन क्या होगा, कड़क धूप निकली है, तो यही चीज है कि कड़क धूप निकलने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज। ये साइन है किसका, इंक्रीज का, और ये है डिक्रीज का। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ROI इज व्हाट, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड इज विंड स्पीड। अब देखो, किसी दिन तुमने कपड़े सुखाए छत पे, तो जिस दिन हवा तेज चल रही होती है उस दिन जल्दी कपड़े सूखेंगे, या जिस दिन हवा नहीं चल रही, एकदम मरा मरा सा है, मतलब एकदम थोड़ी फॉग वॉग भी हुई पड़ी है, तो उस दिन जल्दी कपड़े सूखेंगे। ऑफ कोर्स जिस दिन विंड स्पीड है, तो जब मतलब विंड स्पीड में इंक्रीज होगा तो उस दिन क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझे, समझ गए ना। अब देखो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, मान लो तुमने एक गिलास में पानी लिया, उसे तुमने छत पे रखा, और एक बाउल में पानी लिया, उसे तुमने छत पे रखा, तो जल्दी इवेपोरेट किसका पानी होगा। मान लो दोनों की क्वांटिटी है 250 ml, मान लो ये बाउल है, इसकी क्वांटिटी भी है 250 ml, है ना, इसके अंदर क्वांटिटी कितनी आती है, 250 ml। और एक टबलर है, टबलर मतलब ग्लास, तो इसके अंदर भी कितनी क्वांटिटी आती है, 250 ml, और दोनों में तुमने फुल पानी कर दिया, यानी 250 ml कर दिया। तो ये दोनों में से किसमें जल्दी उड़ेगा, दोनों में से जल्दी से इवेपोरेट होगा बाउल में। तुम लोग सोच रहे हो ग्लास में, नहीं, तो जल्दी से जो वो होगा, मतलब इवेपोरेट होगा, वो बाउल में होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो भाई, ये क्या है, हमने अभी दोनों में डिफरेंस पढ़ा था किसमें, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। तो आपने उसमें क्या देखा था कि जो इवेपोरेशन है वो क्या है, सरफेस फिनोमेना, यानी कि सरफेस जितना बड़ा उतने मतलब भाई देखो, पहले सरफेस पे सबसे जल्दी धूप पड़ेगी, तो धूप तो पूरे सरफेस पर इक्वली पड़ेगी। तो चाहे वो टबलर में रखा होगा, तो टबलर के सरफेस क्या होगा, छोटा होगा। मान लो ग्लास का जो ओपन माउथ है वो छोटा सा है, और बाउल का हमारा इतना बड़ा है, तो ऑफ कोर्स दोनों की सरफेस में डिफरेंस है। इसकी सरफेस छोटी है ऊपर वाली लेयर, और इसकी बड़ी है, तो मतलब लेयर बड़ी है, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब लेयर बड़ी है तो इसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा इवेपोरेट होंगे पहली लेयर में ही, और इसके कम होंगे। तो इसलिए क्या होगा, जल्दी कौन मतलब इवेपोरेट होगा, बाउल जल्दी इवेपोरेट होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब स्पीड, समझ गए, स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। आगे क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती है नमी, यानी कि एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है। तो अगर एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा। भाई देखो, वहां पे पहले से है, तुम और दे रहे हो, तो भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, बढ़ेगा नहीं। जहां जिसके पास पहले से है, मान ले तेरे पास पहले से ही मतलब मान ले तेरे पास पहले से ही कोई चीज ऐसी है जो तेरे पे बहुत ज्यादा है, तेरे को वही चीज और दी जाए, तो क्या तू लेगा, नहीं लेगा। स्पेशली मान लो तुम्हारे पास मान लो 9th क्लास की तुम्हारे पास एनसीईआरटी का साइंस की बुक्स की 20 बुक कॉपियां पड़ी हैं, तुम्हें कोई और दे, तुम लोगे, नहीं लोगे। तो वही चीज है ना, तो यही चीज इसमें भी हो रही है कि वाटर वेपर अगर पहले से एटमॉस्फेयर में है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। वो लेगा तो सही लेकिन कम लेगा, मतलब इसलिए इवेपोरेट क्या होगा, कम होगा। तो ये होते हैं हमारे क्या फैक्टर्स, जिनके ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, आ गया है ना। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट छापो, टाइम नहीं वेस्ट करने का। हाँ भाई, तो आगे अब हम देखने वाले हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये भी एक मतलब क्या है, इसमें हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। तो अब देखते हैं पहला चीज। तो पहला क्या है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच कांट बी सीन विद नेकेड आइज। मतलब क्या कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या अपने नॉर्मल मतलब नॉर्मल आइज से क्या नहीं देखी नहीं जा सकती। नेकेड आइज मतलब नॉर्मल आइज। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच कांट बी सीन विद नेकेड आइज, मतलब कि नेकेड आइज से ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं जो हमें अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं। आगे देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखा जैसे हमने अभी बताया था। तो मान लो कि किसी का भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, तो इसके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे, ये देखो ये गैपिंग है, तो ये क्या है, वॉइड है, समझ रहे हो। इस ये क्या होता है, स्पेस होता है इनके बीच में, जिसको हमने नाम दिया था क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही क्या है, तो इनको इसी को ही क्या बोला गया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो
दिस स्पेस इज कॉल्ड वॉइड, तो इसको नाम दे दिया गया स्पेशल क्या, वॉइड। समझ गए, इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को क्या बोला जाता है, वॉइड। सो द नंबर एंड साइज ऑफ द दिस वॉइड डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर काइंड। मतलब समझे इसका, नहीं समझोगे इस लास्ट लाइन का। तो इस लास्ट लाइन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड है और इसका स्टेट ऑफ मैटर है ये, ठीक है, इसके बीच के वॉइड का साइज डिफर करेगा लिक्विड के वॉइड के साइज से। फॉर ये लिक्विड का है तो भाई देखो इसके बीच का स्पेस देखो कितना ज्यादा है हर एक मॉलिक्यूल के बीच का, और इसका देखो कितना कम है। तो इनके जो वॉइड का जो क्या है साइज है वो भी डिफर है, इधर ज्यादा है स्पेस, इधर कम है स्पेस। तो यही है लास्ट लाइन की इनका जो एक दूसरे के मैटर से क्या है, अलग है। ये दिखा है ना, वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर, यानी दोनों के मैटर के बीच का जो वो है डिफरेंस है वो क्या है, अलग है। समझ गए, ये है लास्ट लाइन। समझ में आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। इतना समझ में आ गया, फटाफट से जल्दी से नोट कर दो, एकदम मस्त मजे में, कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है अपना। हाँ भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, हाँ बढ़िया दिख ही रहे होंगे। अब देखो, अब मैंने जो बताया था कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, अब वो चीज तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, मतलब क्या कि हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स प्रेफर क्यों करते हैं। इसकी पहली सबसे बड़ी वजह, यही सबसे मेन वजह है। क्या है मेन वजह, सुनो। तो मेन वजह इसकी ये है कि ये क्या है, एक अच्छा क्या है, मतलब एब्जॉर्बर है। ये क्या हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन जो होता है ये मोस्ट एब्जॉर्बिंग, मतलब एक मटेरियल कह सकते हो, एक ऐसा क्लोथ है जो क्या है कि सबसे ज्यादा जो है अपने स्वेट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे स्वेट को। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, बॉडी है, सॉरी गलत बना दी बॉडी भी मैंने, है ना, गलत बना दी ना। हाँ, तो मान लो ये हमारी बॉडी है, तो हमने क्या लिखा है अब इधर, अब देखो मान लो हमने खेले कूदे मस्त, है ना, तो हमें क्या आ गया, पसीना आ गया, ठीक है, आ गया पसीना एकदम मस्त मजे में। तो अब क्या होता है कि पसीना आने से अब ये मान लो हमने कॉटन क्लॉथ पहन रखा है, तो ये क्या कर लेता है, इस स्वेट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो ये अब क्या, ये पूरा स्वेट किस पे आ गया, हमारे कपड़े के अंदर आ गया। मान लो ये हमारा कपड़ा था, तो हमने अब टी शर्ट पहन रखी, तो इसमें क्या है, अब हमारा स्वेट है, इसलिए मैं इसे थोड़ा डार्क बना रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब कपड़े ने क्या कर लिया, हमारे जो कॉटन क्लॉथ है उसने क्या कर लिया, स्वेट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब देखो क्या होता है, सराउंडिंग से तो इसे हीट मिलेगी, लेकिन भाई तुमने देखा होगा कि एक्सरसाइज करते टाइम हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी से भी हीट लेता है। तो बॉडी से भी हीट ये लेगा कौन, स्वेट को क्या मिल रही है, हमारी हीट से, हमारी बॉडी से हीट मिल रही है, और साथ में क्या अपने आसपास, मतलब देखो अब जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी है, तो ये शर्ट वैसे कॉटन की नहीं है, तो इसे क्या यहाँ के आसपास की जगह से भी क्या मिल रही है, वो मिल रही है, क्या मिल रही है बोलना, वो मिल रही है हीट, और साथ में मेरी बॉडी के अंदर से भी हीट मिल रही है। अगर इसने पसीना एब्जॉर्ब किया है तो ये क्या करेगी, अब इस हीट का यूज करके क्या होगी, उड़ जाएगी। समझ गए, इस हीट का क्या करके यूज करके उड़ जाएगी, अपने फोर्स को तोड़ के। ये जो लिक्विड की ड्रॉप थी, यानी स्वेट की जो ड्रॉप थी, वो क्या करेगी, उड़ जाएगी वाटर वेपर की फॉर्म में। तो इस वजह से अब इसने क्या हुआ, मेरी बॉडी की हीट ले ली, इस वजह से क्या हुआ, उसने मेरी बॉडी की हीट ले ली, तो मेरे अंदर की हीट तो भाई गई। अब मेरे अंदर की हीट गई तो भाई मैं कूल ही तो होऊंगा ना, अरे मैं कूल ही तो होऊंगा भाई। मेरे अंदर की हीट उसने ले ली, स्वेट ने, तो भाई मेरे अंदर की हीट तो इसने लेके ये उड़ गया, वे उड़न छू हो गया। अब मैं क्या उसे पकड़ने जाऊं, मेरी हीट वापस दे मुझे, भाई मैं कूल ही तो रहूंगा अब। तो मैं क्या हो गया, कूल हो गया। इस वजह से इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है। समझ में आया, मेरी अंदर की हीट वो लेके उड़ गया, इसलिए मुझे क्या हुई, कूलिंग हुई। अभी और भी एग्जांपल दूंगा, सबर करो, ये थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ा है, इसका भी आंसर यही है, देखो कैसे होगा। तो समझे, तो वो क्या, स्वेट क्या करता है, हमारे अंदर की हीट लेके क्या होता है, फुर्र से उड़ जाता है। इसलिए क्या होती है, इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। तो तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हम कॉटन क्लोथ क्यों वियर करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, हमारे स्वेट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और अगर भाई स्वेट अंदर ही अंदर रहेगा तो तुम मर जाओगे, तुम पसीना से तुम लथपथ रहोगे ऑल द टाइम। तो इसलिए इसकी स्वेट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी है, इस वजह से हम क्या कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं समर में। समझ में आया, लिख लोगे आंसर, तो लिख ही लोगे तुम लोग, मुझे पता है। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कि व्हाई देयर आर ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड वाटर बॉटल। इसका मतलब बताओ। देखो भाई, तुम लोगों ने कभी ना कभी तो कोल्ड वाटर बोतल निकाली होगी फ्रिज में से, कुछ टाइम तक अगर वो बाहर पड़ी रहती है, तो फॉर एग्जांपल ये वाटर बोतल है, तो ये मैंने फ्रिज से निकाली, तो इसके बाहर तुम देखोगे कि क्या यहाँ पे ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, पसीना आ जाता है जैसे तुम कहते हो,
बॉटल को पसीना आ गया, तो वो बॉटल को पसीना नहीं आता, वो क्या होता है एक्चुअली में देखो। तो मान लो ये मैंने पहले बॉटल निकाली, तो बॉटल निकाली, तो अब भाई हमारे आसपास क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं भाई, इतना पानी उड़ता रहता है डेली का, तो हमारे इसके आसपास क्या है, वाटर वेपर्स हैं। तो मैंने निकाली, तो अभी नॉर्मल क्या था, यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी थी, मैंने निकाल के यहाँ पे बॉटल रखी, तो इसके आसपास के जितने भी वेपर्स हैं, यानी कि इसके आसपास के जितने भी वेपर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इस बॉटल की कूलनेस की वजह से, क्योंकि फ्रीज में पड़ी थी तो ये क्या थी, कूल थी, तो इसकी निकलने की वजह से क्या हुआ, इसकी कूलनेस अब निकलेगी, तो कोल्ड होने की वजह से क्या होगा, इसका जो वाटर वेपर है वो क्या होंगी, कंडेंस होंगी, जैसे कि हमारे किसमें होता है, वाटर साइकिल में होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वाटर वेपर ऊपर जाती है, वो ठंडी होने के बाद क्या होती है, पानी के रूप में बारिश होती है उसके लिए, तो ऐसे ही इधर होता है। तो वो वेपर क्या हो जाती है, इस वाटर बोतल के टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, और कूल होने के बाद वो ऐसे वेपर क्या आके पास किस पे चिपक जाती हैं, बॉटल पे, इस वजह से वो ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, समझ गए। बॉटल लीक नहीं करती और बॉटल को पसीने भी नहीं आते, समझ गए ना। बॉटल को पसीना नहीं आता है, वहां क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, आसपास के वाटर वेपर्स क्या करते हैं, जमा हो जाते हैं उस बॉटल पे, किस वजह से, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, समझ गए। तो ये बाहरी वो होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो सेकंड क्वेश्चन का आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी ठंडा कैसे होता है, अर्थन पॉट, यानी जैसे तुम क्या बोलते हो, घड़ा, या फिर क्या बोलते हो, मटका, तो अर्थन पॉट में रखा हुआ पानी कूल कैसे रहता है। तो अब वो देखो वो कैसे होता है। तो अर्थन पॉट में रखा हुआ पानी इसलिए कूल रहता है, तुमने अर्थन पॉट देखा ही होगा घरों में, कई जगह पे देखा होगा। मान लो ये हमारा अर्थन पॉट है भाई, हमारी ड्राइंग भी थोड़ी ऐसी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा क्या है, मिट्टी का बर्तन यानी कि मिट्टी का पॉट या फिर मटका। तो अब क्या होता है, इसके अंदर आपने पानी स्टोर किया, तो अब तुम लोगों ने देखा होगा कि ये जो मटका होता है ये क्या होता है, बाहर से क्या हो जाता है, हल्का हल्का गीला हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना भाई, जब ये क्या होता है, जब इसके अंदर हम क्या रखते हैं, पानी रखते हैं, तो ये हल्का हल्का बाहर से क्या होता है, गीला होता है। अब तुम बोलोगे भाई ये भैया ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, मिट्टी की चीज है तो वो गीली होगी, उसके अंदर अगर हम कुछ रखेंगे। हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, तो वो पोर्स, इसके जो मिट्टी के पोर्स हैं इनके अंदर जाके फंस जाता है, मिट्टी तो है, मिट्टी के बीच में गैप तो होगा ही, तो ये मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसके पोर्स में जाके क्या होता है, वाटर स्टक हो जाता है। वाटर स्टक हो गया तो अब क्या होता है, ये अंदर वाली जितने भी पानी होता है ये सारी अपनी हीट किसको दे देती है, इस कॉर्नर वाले को। तो ये सारी हीट कहाँ चली गई, इनके कॉर्नर वाले जो वाटर एब्जॉर्ब्ड है उसमें चली गई। अब क्या होगा, बाहर से वो सराउंडिंग से थोड़ी बहुत हीट लेगा, और बाकी हीट तो अंदर है ही है जितनी भी है, वहीं से हमने ऊपर से कवर कर दिया, तो अंदर क्या बन गई, हीट बन गई ना। एक कमरे में 1000 बंदे रहेंगे तो वहां हीट बन जाती है ना, ऐसे इधर है, तो इधर भी क्या हुआ, हीट बन गई, अरे बन गई ना, हाँ हीट बन गई। हीट बनने से क्या हुआ, अब ये क्या होगा, फुर्र से इसके जो सरफेस पे बैठे हैं वो क्या करेंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे। अब इवेपोरेट करें हैं तो कूलिंग तो होगी ही होगी, जैसे हमने वहां पे बताया था कि वो अंदर की हीट ले गया भाई, इसके अंदर की सारी हीट तो ये ले गए सरफेस वाले भाई, ये लेके उड़न छू हो गए, अंदर का पानी ठंडा मस्त गरम, पी निकाल मटके से पी, और क्या तेरे को क्या दिक्कत है, ठंडा हो गया, तेरे को क्या मतलब है, बस ठंडा हो गया, बस समझ गया, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं था इसमें। तो पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, पानी पी ले, अब इसका निकाल के फटाफट से जल्दी मटके में से पानी निकाल और पी ले फटाफट, ठीक है ना, समझ गए ना। सो गाइस यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का होता है एंड। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर दो, हम उसे आपको जरूर क्लियर करेंगे। और पढ़ाई करो और ये सारा मतलब पढ़ लेना, और एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चन देख लेना, कोई डाउट होगा तो कमेंट में आके टाइप कर देना। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।